राधे राधे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका प्रद्योत गुरुकुल में। मैं हूं प्रद्योत और आप प्रद्योत गुरुकुल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए संस्कृत साहित्य पर एक शानदार प्रश्नोत्तरी। जी हां, संस्कृत साहित्य के टॉप प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए हैं हम। इस श्रृंखला में हमने बहुत अच्छे संस्कृत साहित्य के प्रश्नों का संकलन किया है जो विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं या आने वाली परीक्षाओं में जिनके पूछे जाने की संभावना है। जी हाँ, तो अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला वाली ये वीडियो आज आपके लिए उपस्थित हूँ मैं। आज लेकर आया हूँ आपके लिए एकदम शानदार क्लास, टॉप कंटेंट वाली क्लास। जी हाँ, चलिए तो बिना किसी देर के आज की ये क्लास देखते हैं और महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी हल करते हैं। आप सभी प्रश्नों के उत्तर कमेंट में देते रहिए और जब पूरी प्रश्नोत्तरी हो जाए तो अपने प्रश्नों की संख्या, सही उत्तरों की संख्या भी बताइए कि आपने कितने सही उत्तर कर लिए, जिससे आपको अपनी परीक्षा की तैयारी का अनुमान हो जाएगा। पता चल जाएगा कि हमें अभी कितनी तैयारी और करनी है, कितनी हमारी तैयारी हो चुकी है। चलिए तो पहला प्रश्न देखते हैं। आज की इस क्लास का पहला प्रश्न बेहद शानदार, बेहद जानदार। नैषधम विद्वद औषधम, नैषधम विद्वद औषधम किस ग्रंथ के लिए कहा गया है? नैषधम विद्वद औषधम किस ग्रंथ के लिए कहा गया है? रघुवंशम, शिशुपाल वधम, नैषधीय चरितम, किरातार्जुनीयम। पहले प्रश्न का सी विकल्प सही है। नैषधीय चरितम के लिए कहा गया है नैषधम विद्वद औषधम। नैषधम नैषधीय चरित, विद्वद औषधम विद्वानों के लिए औषधि है। नैषधीय चरित विद्वानों के लिए, नैषध चरित विद्वानों के लिए क्या है? औषधि है। ठीक है, तो ये पहले प्रश्न का सी विकल्प सही हुआ। और आप जानते हैं संस्कृत साहित्य की बृहत्त्रयी में नैषधीय चरित का बहुत बड़ा योगदान है। बृहत्त्रयी में सम्मिलित ग्रंथ है ये। ठीक है, नैषधीय चरित 22 सर्गों का महाकाव्य है जो श्रीहर्ष ने लिखा है। ठीक है, शिशुपाल वधम, शिशुपाल वधम 20 सर्ग का है और माघ ने लिखा है। इसके अलावा किरातार्जुनीयम भारवि ने लिखा है और 18 सर्ग का है। कालिदास का महाकाव्य है रघुवंशम। ठीक है, तो ये चारों विकल्पों पर बात हो गई। चलिए देखते हैं अब दूसरा प्रश्न। कालिदास प्रसिद्ध हैं उपमा के लिए, अर्थगौरव के लिए, पदलालित्य के लिए, सभी के लिए। एक प्रश्न आता है यहाँ से टीजीटी पीजीटी में, एक प्रश्न अवश्य आता है। कालिदास प्रसिद्ध हैं। अब एक श्लोक आता है, उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे सन्ति त्रयो गुणः। उपमा कालिदासस्य, कालिदास उपमा के लिए प्रसिद्ध हैं। भारवे अर्थ गौरवम, अर्थ गौरव के लिए भारवे प्रसिद्ध हैं। दंडिनः पदलालित्यम, दंडी पदलालित्य के लिए प्रसिद्ध हैं। माघे सन्ति त्रयो गुणः, माघ इन तीनों के लिए प्रसिद्ध हैं। महाकवि माघ। तो ये श्लोक आप याद कर लें और यहाँ से एक प्रश्न बनता ही बनता है। कालिदास का पूछा जाए या दंडी का पूछा जाए या भारवी का पूछा जाए या माघ का पूछा जाए। ठीक है, तो कालिदास उपमा के लिए प्रसिद्ध हैं, भारव अर्थगौरव के लिए प्रसिद्ध हैं, दंडी पदलालित्य के लिए प्रसिद्ध हैं और माघ इन तीनों गुणों के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो दूसरे प्रश्न का ए विकल्प सही है। तीसरा प्रश्न देखते हैं। चलिए, सुमेलित नहीं है, नहीं पर ध्यान देंगे। सुमेलित नहीं है। भवभूत श्रीकंठ, भारव दामोदर, दीपशिखा कालिदास, घंटा भारव, घंटा भारव। ठीक है, तो ये तीसरे प्रश्न का डी विकल्प सुमेलित नहीं है। डी, भवभूत श्रीकंठ सुमेलित है,
भारव दामोदर सुमेलित है। दीपशिखा कालिदास सुमेलित है। घंटा किसे कहा जाता है? माघ को, घंटा माघ। ठीक है, माघ, घंटा किसकी उपाधि है? माघ की। तो ये घंटा भारव नहीं है, ये सुमेलित नहीं है। तीसरे प्रश्न का बी विकल्प सही है। चौथा प्रश्न देखिए, उत्तर रामचरितम, उत्तर रामचरितम के संदर्भ में असंगत कथन है। उत्तर रामचरितम के संबंध में असंगत कथन पूछा गया है। इसमें विदूषक का अभाव है। तीसरा अंक छाया सीता अंक है। गर्भ नाटक का अभिनय 7वें अंक में है। इसमें करुण रस प्रधान 8 अंक का नाटक है। यह करुण रस प्रधान 8 अंक का नाटक है। अब बताइए, कमेंट करिए, आप भी कमेंट करके बताते चलिए। ठीक है, कम साथी जोड़ते हैं, शेयर कर दिया करिए क्लास, जिससे कि संख्या थोड़ी ठीक जुड़ जाए। थोड़ा मनोबल मिलता है आपके लाइक से, आपके कमेंट से और आपके जुड़ने मात्र से। ठीक है, तो उत्तर रामचरितम के संदर्भ में असंगत कौन सा है? डी। इसमें विदूषक का अभाव है, ये संगत कथन है, विदूषक नहीं है इसमें। ठीक है, विदूषक जोकर। तीसरा अंक छाया सीता अंक है, बहुत पूछा जाता है। छाया अंक, छाया सीता अंक है, ये तीसरे अंक में है। गर्भ नाटक की कल्पना इसमें की गई है, गर्भ नाटक दिखाया गया है, गर्भ नाटक का अभिनय किया गया है, वो 7वें अंक में है, ये भी संगत है। इसमें करुण रस प्रधान है, बिल्कुल है, लेकिन इसमें 7 अंक हैं। कितने अंक हैं? 7। यहाँ कितने लिखे हैं? 8। तो बस इस एक गिनती मात्र ने ये विकल्प गलत कर दिया। चौथे का डी विकल्प सही है। अब देखो पांचवा पांचवा यहाँ प्रश्न नहीं लिखा है अभी, तो ये पूछा जा रहा है यहाँ कालिदास के कुमार संभवम से सूक्ति कौन सी है? कालिदास के कुमार संभवम ग्रंथ से सूक्ति कौन सी है? तो शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थो हि कन्या परकीय एव, हितम मनोहारि च दुर्लभम वचः, एको रसः करुण एव। ठीक है, तो कालिदास, इसमें 5वें प्रश्न का ए विकल्प सही हो जाएगा। ये कालिदास के कुमार संभवम महाकाव्य से है, जिसमें 17 सर्ग हैं। ठीक है, दूसरी सूक्ति यदि पूछी जाए आपसे कि ये कहाँ से है, अर्थो हे कन्या परकीय एव, तो ये कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम से है। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम से है। अर्थो हे कन्या परकीय एव, कन्या तो पराया धन होती है। हितम मनोहार च दुर्लभम वच, हितकारी और मनोहर वचन दुर्लभ होते हैं, जो हितकारी भी हो और मनोहर भी हो, अच्छा सुनने में भी अच्छा लगे और हित भी करे, ऐसा वचन दुर्लभ होता है। तो ये किरातार्जुनीयम में भारव कहते हैं। एको रसः करुण एव, उत्तर रामचरितम में भवभूति का कथन है, एको रसः करुण एव। ठीक है, तो 5वें प्रश्न का ए विकल्प सही है। अब देखो छठा प्रश्न, आपको उत्तर दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं, सुमेलित कीजिए। सुमेलित नहीं है, ये पूछा जा रहा है, सुमेलित नहीं है। अब सुमेलित नहीं है। कुमार संभवम 17 सर्ग, यहाँ सर्ग नहीं लिखे हैं, लिखने में छूट गए हैं। रघुवंशम 21 सर्ग, शिशुपाल वधम सर्ग नहीं लिखे हैं, शिशुपाल वधम में 20 सर्ग हैं। नैषधीय चरितम में 22 सर्ग हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था। तो नैषधीय चरितम में 22 सर्ग, शिशुपाल वधम में 20 सर्ग, कुमार संभवम में 17 सर्ग, ये तीनों सुमेलित हो जाएंगे। रघुवंशम में 21 सर्ग नहीं हैं। अब रघुवंशम में कितने सर्ग हैं, ये आप कमेंट में बताइए, ये प्रश्न आपके लिए है, रघुवंशम में कितने सर्ग हैं। अब 7वां प्रश्न देखते हैं, ऋतु संहार में वर्णित प्रथम व अंतिम ऋतु कौन सी है? ऋतु संहार में 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है। इन 6 ऋतुओं में पहली ऋतु और अंतिम ऋतु कौन सी है? ग्रीष्म और शिशिर, हेमंत और बसंत, शरद और ग्रीष्म, ग्रीष्म और बसंत, क्रमशः पूछी जा रही है। पहली ऋतु इनमें से कौन सी है और अंतिम ऋतु कौन सी है? तो बहुत शानदार प्रश्न है। ऋतु संहार कालिदास का है, ठीक है, जिसमें 6 ऋतुओं का वर्णन है। कौन कौन सी? ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, बसंत। ठीक है, कौन सी? तो इसमें सबसे पहली ऋतु कौन सी हो गई? ग्रीष्म।
पहली ऋतु कौन सी है? ग्रीष्म। फिर काय का वर्णन है, फिर दूसरी ऋतु है नंबर 2 पे ये तो ग्रीष्म पे ही हो गया। नंबर 2 पे है वर्षा, ग्रीष्म ऋतु, ठीक है। पहले नंबर पे ग्रीष्म है, फिर कौन सी है? वर्षा, फिर शरद, फिर हेमंत, फिर शिशिर, उसके बाद वसंत। तो ग्रीष्म पहले नंबर पे है और बसंत अंतिम में है, तो डी विकल्प सही हो जाएगा इसका, ठीक है। कौन सा विकल्प सही होगा? 7 का डी। चलिए अब 8वां देखिए। 8वां प्रश्न, दुष्यंत की प्रथम पत्नी थी। दुष्यंत, महाराज दुष्यंत ने शकुंतला के साथ प्रेम विवाह किया था। अब यहाँ दुष्यंत की प्रथम पत्नी पूछी जा रही है, कौन थी? वसुमती, हंसपदिका, शकुंतला, इनमें से कोई नहीं। तो 8वें प्रश्न का ए विकल्प सही है। दुष्यंत की जो पहली पत्नी थी उनका नाम था वसुमती। क्या था? वसुमती। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है, बहुत शानदार प्रश्नों की श्रृंखला है, ठीक है। चलिए 9वां प्रश्न देखते हैं अब। 9वां प्रश्न, भास का नाटक नहीं है। मृच्छकटिकम, उर्भंगम, दूतवाक्यम, मध्यम व्यायोग। भास का नाटक कौन सा नहीं है? तो मृच्छकटिकम भास का नाटक नहीं है। बाकी ये तीनों भास के नाटक हैं, दूतवाक्यम भी और ये, ठीक है, भास के हैं। अब मृच्छकटिकम किनका है? तो मृच्छकटिकम है शूद्रक का। किसका है? शूद्रक का। लघुत्रयी में नहीं है। लघुत्रयी में कालिदास के 3 ग्रंथ हैं। लघुत्रयी में कालिदास के 3 ग्रंथ हैं। कौन कौन से 3 ग्रंथ हैं? तो लघुत्रयी में रघुवंशम है, ऋतुसंहार नहीं है, मेघदूतम है और कुमार संभवम है। अर्थात लघुत्रयी में 10 का बी विकल्प ऋतुसंहार नहीं है, बी सही होगा। और ये तीनों लघुत्रयी में हैं, ठीक है, ये तीनों लघुत्रयी में हैं, रघुवंशम, मेघदूतम और कुमार संभवम। अब देखिए 11वां प्रश्न, सुमेलित है। सुमेलित पूछा जा रहा है। राजतरंगिणी शूद्रक, 10 कुमार चरितम बाणभट्ट, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त और हर्षचरितम। तो 11 का शी, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त, ये सुमेलित है। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त ये सुमेलित है, बाकी सुमेलित नहीं है। राजतरंगिणी किनकी है? शूद्रक की नहीं है। किनकी है? कल्हड़ की। 10 कुमार चरितम किनकी है? दंडी की है, ठीक है। और कादंबरी भी है, बाणभट्ट की है। मृच्छकटिकम शूद्रक की है, हर्षचरितम बाणभट्ट की है। तो इनमें से ये मुद्रा राक्षस विशाखदत्त की है, ये सुमेलित है। चलिए अगला देखते हैं 12वां प्रश्न। इनके पिता का नाम नीलकंठ और माता का नाम जतुकर्णी था। बहुत पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनके पिता का नाम नीलकंठ और माता का नाम जतुकर्णी था। बताइए, इनके पिता नीलकंठ, माता जतुकर्णी थी। 12वां प्रश्न, भवभूत, दंडी, श्रीहर्ष या बाणभट्ट। तो इसमें ए विकल्प सही है, भवभूत, ए विकल्प। भवभूत के पिता नीलकंठ और भवभूत की माता जतुकर्णी थी, ठीक है। और दंडी के पूछा जाएगा तो बता देंगे वीरदत्त और गौरी। श्रीहर्ष के पिता का नाम हीर और माँ का नाम मामल्य देवी था। बाणभट्ट के पिता का नाम चित्रभान और माता का नाम राजदेवी था, ठीक है। चलिए तो ये महत्वपूर्ण तथ्य हुए। अब देखते हैं अगला प्रश्न। 12 का ए सही था। 13वां प्रश्न देखते हैं। सुमेलित नहीं है, फिर से आ गया सुमेलित नहीं है, नहीं पर ध्यान देंगे। आचार्य विश्वनाथ साहित्य दर्पण, दंडी काव्यादर्श, जयदेव गीत गोविंद, भरत मुनि काव्यालंकार। अर्थात 13 का डी यही सुमेलित नहीं है। बाकी ऊपर के तीनों सुमेलित हैं। आचार्य विश्वनाथ का साहित्य दर्पण है, दंडी का काव्यादर्श है और जयदेव का गीत गोविंद है, ठीक है। भरत मुनि के ग्रंथ का नाम क्या है?
तो नाट्यशास्त्र। यदि इनके ग्रंथ का नाम पूछा जाएगा तो आप बता देंगे नाट्यशास्त्र। और काव्य अलंकार किनका है तो आप बता देंगे भामह का है। किनका है? भामह। ठीक है, चलिए 13वां प्रश्न हो गया। 14वां प्रश्न देख लीजिए। मेघे माघे गतम वयम, मेघे माघे गतम वयम सूक्त में किन दो कवियों की प्रशंसा की गई है? भारव और माघ की, भारव और कालिदास की, कालिदास और माघ की, जयदेव व माघ की। 14वें प्रश्न का सी विकल्प सही है, कालिदास एवं माघ की। मेघे माघे गतम वयम, मेघ मतलब मेघदूतम, माघे मतलब माघ कवि। मेघदूत को और माघ को पढ़ने में उम्र गुजर जाएगी। वयम माने उम्र, गतम माने चली जाएगी। माघ का जन्म स्थान पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न, माघ का जन्म स्थान है। 15वां प्रश्न, गुजरात, पद्मपुर, विदर्भ, उज्जैन या दक्षिण भारत। तो माघ का जन्म स्थान गुजरात है। अगला देखिए, भवभूत का नाटक नहीं है। भवभूत का नाटक कौन सा नहीं है? 16वां प्रश्न, भवभूत का नाटक कौन सा नहीं है? तो मालविकाग्नि मित्रम भवभूत का नाटक नहीं है। भवभूत ने 3 प्रमुख नाटक लिखे, जिनमें महावीर चरितम, मालती माधवम और उत्तर रामचरितम है। मालविकाग्नि मित्रम कालिदास का नाटक है। चलिए, भास के नाटकों की संख्या कितनी है? तो भास के नाटकों की संख्या 17वें प्रश्न का ए विकल्प सही है, 13 है। भास के नाटकों की संख्या कितनी है? 13 है। भास के नाटकों की संख्या है 13 है। ठीक है, भास के नाटक पूछे जाएंगे तो कितने बताएंगे आप? 13। ए विकल्प सही है 17 का। चलिए, 17 का ही इतना ही है आज की इस क्लास में, शानदार क्लास में। तो ये शानदार क्लास आपको कैसी लगी? आप इस क्लास को अच्छे से तैयार करिए, अच्छे से तैयार करिए। आशा और विश्वास है कि आपकी परीक्षा में ज़रूर काम आएगी। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे फिर। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। पढ़ते रहिए, प्रद्योत गुरुकुल से जुड़े रहिए। दोस्तों को शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।